मैं इसमें चेष्टा ये करूँगा कि आपसे नियमित रूप से बात करूँ, मसूरी संवाद नाम के इस एपिसोड में। आज मैं बात करना चाहता हूँ भारत के कुछ इतिहास को लेके, हमारी आज़ादी और आज़ादी से कुछ समय पहले से लेकर और आज की स्थिति जहाँ हम अपने आप को पाते हैं, जिन कठिनाइयों में और जो नए रास्ते खुले हैं, इन सब को जोड़ करके आपके सामने अपनी बात रखूं। धर्मपाल मेरे गुरु तुल्य हैं। उन्होंने बहुत सारा काम किया था जिससे हम लोगों को भारत की एक तस्वीर समझ में आई और ये पता चला कि ये पढ़ाई लिखाई के दौरान जिस तरह की एक तस्वीर हमने गढ़ ली है भारत के बारे में, वो सर्वथा गलत थी। और भारत एक बहुत ही समृद्ध फंक्शनल सोसाइटी, जिसमें हर एक तबके के लिए जगह थी, स्थान था और एक खुशहाली भरा जीवन, मोटा मोटी, परफेक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पर एक मोटा मोटी एक अच्छा जीवन जीने वाले समाज की यहाँ पे व्यवस्था थी। ऐसा धर्मपाल जी के काम से लगता है। उन्होंने जो 5 वॉल्यूम सेट में द ब्यूटिफुल ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 18th-19th सेंचुरी इंडिया इत्यादि इत्यादि इन पुस्तकों में जो रिसर्च उन्होंने करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है, वो अकाट्य है। इसलिए अकाट्य है कि ये रिसर्च उन्होंने अंग्रेज़ों के डॉक्यूमेंट को आधार बना के किया है। अंग्रेज़ जब यहाँ आए थे 18वीं शताब्दी में, तो आने के कुछ समय बाद ही उन्होंने इस देश को समझने के, इस देश में जो जो व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं में क्या क्या हो रहा है, जो उनको दिखाई दिया, उसका उन्होंने एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन किया, बहुत विस्तार से डॉक्यूमेंटेशन किया, बहुत डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन किया। और धर्मपाल जी ने उन्हीं डॉक्यूमेंट को पुस्तक का आकार दिया। इस सेंस में वो अकाट्य है क्योंकि उसमें बायस नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। अगर बायस होगा भी तो दूसरी तरह का बायस होगा। अंग्रेज कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि भारत को एक पॉजिटिव लाइट में उसको लाया जाए। वो तो हम यहाँ पे राज करने आए हैं, तो उनको पुरानी सभी व्यवस्थाएं वो उसकी बड़ाई करें, ऐसा संभव नहीं है। खैर, तो धर्मपाल जी ने बहुत सारा काम किया और उसमें मैं जो जिस बात का यहाँ खास करके जिक्र करूंगा, वो ये है कि 1942 की बात है। 1942 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। ये फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो थे, ये एक तरह से आप कहें तो आधुनिक अमेरिका के प्रमुख निर्माताओं में से एक मैं उनको मानता हूं। ये 3 टर्म राष्ट्रपति रहे, यानी 12 साल, और बहुत कठिन दौर में ये राष्ट्रपति बने थे 1928 में, और 28 से लेके 42 तक ये राष्ट्रपति रहे। इन्होंने एक कल्पना जरूर की होगी और इनको ये समझ में आ गया होगा कि विश्व में जो ताकत है, वो अब जिन देशों ने कॉलोनियल रूल के मार्फत हमारे जैसे देश, भारत, अफ्रीका, एशिया के अन्य देशों को जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया और वहां जिस तरह से लूट मचाई, उसके दिन अब लदने वाले हैं। और अब डायरेक्ट रूल संभव नहीं है, यानी अंग्रेज आकर यहां डायरेक्टली रूल किए, उस तरह का शासन अब संभव नहीं है। दुनिया बदल रही है, ऐसा जरूर रूजवेल्ट जैसे लोगों को इसका एहसास, इसका भान होता होगा। और वो ये जानते होंगे कि एक्सप्लॉइट अगर करना है, अभी भी उसको चालू रखना है, तो उसके तरीके बदलने पड़ेंगे। डायरेक्ट शासन से वो दूसरे देशों को एक्सप्लॉइट करना, उनको लूटना जारी नहीं रख सकते। तो उन लोगों ने संस्थाओं की कल्पना की, विचारों की कल्पना की कि विचारों के जरिए और संस्थाओं के जरिए हम ये लूट जारी रखेंगे। और उसी में से आप जो बड़ी संस्थाएं आपको दिखाई देती हैं आज के दिन, चाहे वो यूएन हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे और तमाम तरह की इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, चाहे वो नाटो हो, ये इसी
उद्देश्य से बनाई गई होंगी कि हमको दुनिया पे अपना शासन, अपना अधिकार छद्म रूप से कायम रखने के लिए इन चीजों की कल्पना और इन चीजों की स्थापना हुई होगी। बाद में चल के ये भी होने लगा कि विचारों का निर्माण, मूल्यों का निर्माण अमेरिका की यूनिवर्सिटीज करने लगी। मैं इस बात पे थोड़ा रुक के आऊंगा। तो 1942 की बात पे फिर से लौटते हैं। 1942 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने अंग्रेजी राजदूत, अंग्रेजों का जो राजदूत वॉशिंगटन में था, उसको अपने व्हाइट हाउस में बुलाया और उनसे बातचीत की। और उस बातचीत का एक प्रमुख मुद्दा था भारतवर्ष की संभावित आजादी, जो उस समय सुगबुगाहट होने लगी थी कि अब यहाँ पे हमको आजादी देनी पड़ेगी, भारत को मुक्त करना पड़ेगा अंग्रेजों के शासन से। तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट इस राजदूत को ये कहते हैं कि भारत को आप कब आजाद करेंगे, ये तो मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता, वो आपका मसला है। लेकिन मेरी एक राय है, और वो ये राय ये है कि जब भी आप भारत को आजाद करें, स्वतंत्र करें, मेक श्योर दैट इंडिया स्टेज इन द वेस्टर्न ऑर्बिट, कि भारत अमरीकी ऑर्बिट में या वेस्टर्न ऑर्बिट में रहे, इसको आपको आजाद करने के पहले सुनिश्चित करना है। ये बहुत मामूली सी बात लग सकती है, या हमको ये लग सकता है कि इस पे ध्यान भी न जाए अगर हम उन दस्तावेजों को पढ़ें, लेकिन मेरे जैसे आदमी को ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिदायत लगती है। और ये महत्वपूर्ण क्यों लगती है, इस पर मैं थोड़ा अंदाजा लगाना चाहता हूं आपके साथ। क्योंकि हम लोगों को अगर अपने देश को पहचानना है, अगर हमको इसकी जड़ें पहचाननी है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इसमें बहुत अथक प्रयास की जरूरत है। इसलिए कि हमारा इतिहास, या मैं इतिहास न कह के हिस्ट्री कहूं तो बेटर है, क्योंकि इतिहास और हिस्ट्री दो अलग चीजें होती है। हमारी हिस्ट्री कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड है, उसमें बहुत तरह की गलत धारणाएं घुस गई हैं या घुसा दी गई हैं, इसलिए हम ठीक से देख नहीं पाते अपने विगत को, और बहुत सारी धारणाएं भी बना दी गई हैं, और उसके बहुत सारे कारण हैं। उसके आज की राजनीति में आपको उसकी, अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। इसलिए मुझे थोड़ा सा अंदाजा लगाना पड़ेगा, और वो मैं आपके साथ लगा रहा हूं। और मेरा आग्रह रहेगा कि आप भी इन बातों को ध्यान दें। अगर आपको ठीक लगे तो आप आगे बढ़ें, आपको ठीक नहीं लगे तो आप इसको दरकिनार कर सकते हैं। भारतवर्ष में सबसे पहले यूरोप से जो यात्री आए, वास्को डिगामा, 1498, उसके पहले कोलंबस भी भारत के लिए निकला था, लेकिन वो भटक करके अमेरिका पहुंच गया 1492। तो ये जो है 15वीं शताब्दी के आखिर में यूरोपीय नाविक, यूरोपीय लोग भारत के प्रति बहुत उत्सुक हैं। वहां एक खलबली है भारत को लेके, क्योंकि भारत से बहुत कुछ वहां जाता है, वाया 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 करके। मेरे से कपड़े जा रहे हैं, मसाले जा रहे हैं, यहां से स्टील जा रहा है, जो राजाओं के तलवार की जो जिस चीज से बनती है वो भारतीय स्टील से बनती है। आम सैनिक जिस हथियार से लड़ाई करता है वो तो लोहे से लड़ाई करता है, लेकिन जो बड़े लोग हैं या जो राजा और सेनापति लोग हैं वो स्टील से, तलवार से लड़ते हैं, क्योंकि स्टील जो होता है वो उतना ब्रिटल नहीं होता जितना लोहा होता है। और वो स्टील भारत से जाती है, और कहीं दुनिया में बनती नहीं है इस तरह की स्टील। इस तरह की तमाम चीजें भारत से जा रही है। मैं खाली कुछ इशारा कर रहा हूं, आप और चीजों को खोज सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। भारत में गणित बहुत ऊंचे दर्जे का है, भारत की एस्ट्रोनॉमी बहुत ऊंचे दर्जे की है, भारत का ज्ञान बहुत ऊंचे दर्जे का है। ये सब उन लोगों को इसका कुछ कुछ अंदाजा है, यूरोप के लोगों को। पूरी बात नहीं समझते हैं, लेकिन अंदाजा है कि एक ऐसा देश है जिसका नाम भारत है, और उस देश से बहुत बड़ा
बहुत बड़ा और बहुत ऊंचे किस्म का उत्पादन भी होता है, बहुत वो देश काफ़ी समृद्ध है और वहाँ पे ज्ञान भी बहुत उच्च कोटि का है। ऐसी एक मोटी-मोटी समझ यूरोप के लोगों की बनी है भारत के बारे में और इसी वजह से वो भारत को खोजने निकलते हैं। यहाँ पे 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में बहुत सारे यूरोपियन ट्रैवलर्स आए। वो इटली से भी आए, फ्रांस से भी आए, अंग्रेज भी आए, तमाम तरह के देशों से यहाँ पे लोग आए। बहुत बड़ी तादाद में नहीं, लेकिन मुझे लगता है साल में 4, 5, 10 तो आते ही थे। और इन लोगों ने यहाँ पे जो देखा, जो उनको समझ में आया या नहीं समझ में आया, ये सबका उन्होंने एक तरह का ट्रैवलॉग बनाया। वो आप और हम पढ़ सकते हैं, वो उपलब्ध है। अगर आप इन ट्रैवलॉग्स को ठीक से देखें, यात्रा विवरणों को ठीक से देखें, तो बहुत सारा डिस्क्रिप्शन मिलता है, अच्छा डिस्क्रिप्शन मिलता है। इस बात की हम कायल हो जाते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा डॉक्यूमेंट किया। लेकिन उसमें एक, अगर आप जिसको कहते हैं गहराई से अगर देखेंगे, जो लिख रहा है उस व्यक्ति के दिमाग में घुसने की अगर आप प्रयास करेंगे, तो आपको ये दिख जाएगा कि ये जो कह रहे हैं उसमें एक तरफ इनकी जिज्ञासा है कि इस देश को ये समझना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ और जो देख रहे हैं, जो कुछ इनको दिखाई दे रहा है, उससे ये बहुत ही अभिभूत है। तीसरी बात वो ये कि वो पकड़ नहीं पा रहे हैं कि इस देश की जो बीज है, जिससे ये सब हो रहा है, इतनी समृद्धि, इतना ज्ञान, उसकी जड़ कहाँ है, ये नहीं पकड़ पा रहे। टटोल रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे। तो उसकी 2-3 बातें बार बार उन दस्तावेजों में आती है। उनमें से एक बात है कि भाई, यहां के जो तथाकथित बड़े लोग हैं, बड़े लोग मतलब राजा, नवाब टाइप, राजा लोगों की ज्यादा बात है, राजा लोग जो है, हिंदू राजा, और यहाँ के जो पंडित हैं, पंडित वो ये नहीं जो पूजा पाठ करने वाले हैं, परंतु जो ज्ञानी हैं, जो व्याकरण के पंडित हैं, जो गणित के पंडित हैं, जो एस्ट्रोनॉमी के पंडित हैं, जो ज्ञानी लोग हैं। एक तरफ पैसे की दृष्टि से, सत्ता की दृष्टि से बड़े लोग, और दूसरी तरफ ज्ञान की दृष्टि से बड़े लोग। और हमारे यहाँ के बड़े कलाकार भी, नृत्यकार, संगीतकार, ये सब जो बड़े लोग हैं, जो एलिट क्लास को बिलोंग करते हैं, इनके रहन सहन में, इनके चाल ढाल में, इनके कपड़े लत्तों में, और जो यहाँ का साधारण आदमी है, ज्यादा फर्क नहीं है। कैसे? कि यहां हमारा राजा भी कमर के ऊपर कोई कपड़ा, वस्त्र नहीं पहनता है, नंगा रहता है। उनके हिसाब से उसको नंगा कहते हैं, वो नेकेड। कमर के ऊपर, नीचे धोती है या लुंगी है, ऊपर खाली है। यहां का राजा भी, यहां का पंडित भी पांव में चप्पल नहीं पहनता है, नंगे पांव चलता है अधिकतर। यहां का राजा, यहां का पंडित पैदल चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी घोड़े पे बैठता है। वहां के जो बड़े लोग हैं, वहां के मतलब यूरोप के, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो लॉर्ड्स और बैरन्स हो, जो बड़े लोग हैं, वो लोगों का कपड़े में और वहां के साधारण लोगों के कपड़े में जमीन आसमान का अंतर है। वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ के बड़े लोग तो जरूरत से ज्यादा कपड़े पहनते हैं, जरूरत से ज्यादा। यानी टाई आप सोच लीजिए, बो टाई सोच लीजिए, इस तरह की झालर यहाँ पे है, पीछे टेल कोट है, औरतों में गाउन है। ये जरूरत से ज्यादा कपड़े पहनने का वहां रिवाज है उन लोगों में जो बड़े लोग एलीट कहलाते हैं। साधारण लोग जितनी जरूरत है उतना कपड़ा पहनते हैं। बड़े लोग बूट पहनते हैं, साधारण लोग सैंडल या जूते पहनते हैं। बड़े लोग बग्घी में चढ़ते हैं, साधारण लोग पैदल चलते हैं। तो रहन सहन के तमाम जो मामले होते हैं, उसमें राजा, वहां के बड़े लोगों और वहां के साधारण लोगों में जमीन आसमान का फर्क है। यहां पर उन्हें वो फर्क नहीं दिखाई देता। दूसरी बात है अप्रोचेबिलिटी की, कि यहां पे जो साधारण है वो यहां के बड़े लोगों से बहुत आसानी से
अब वो कोई दिक्कत नहीं है, बीच में कोई बाधा नहीं है उन तक पहुंचने में, संपर्क बराबर बना हुआ है। वहां के बड़े लोग और वहां के साधारण लोगों के बीच में संवाद की कमी है, आसान नहीं है बातचीत होना। इस तरह के तमाम चीजें उनके ट्रैवलॉग में आपको दिखाई देगी। और इतना ही नहीं, बात इससे आगे जाती है कि वो इसको लेकर के थोड़े अचंभित हैं कि ये मामला कैसे है, ये संभव कैसे है। यानी उनकी दुनिया, यूरोप की दुनिया और भारत की दुनिया उन्हें बिल्कुल अलग अलग दिखाई देती है। और इस कारण और अनेकों कारणों से वो यहाँ के जो जिसको कहते हैं चाबी नहीं उनको मिलती। दिखाई तो देता है समृद्धि है, खूब समृद्धि है। यहाँ के मंदिरों का वर्णन वो करते हैं तो यहाँ की कारीगरी को देख के वो दंग रह जाते हैं, लेकिन ये उनको नहीं समझ में आता कि ये होता कैसे। अजंता अलोरा 3 सेंचुरी में बना, है ना, कोई 2 4 10 20 साल में नहीं बना, 3 सेंचुरी में बना। पीढ़ी के बाद पीढ़ी के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी कारीगर उसमें काम करते रहे और अपना पूरा जीवन उसमें लगा दिया। ये सब बातें, और कोई राजा इसको नहीं बना रहा था कि वो पैसे दे के दंड से डरा करके अजंता अलोरा को बना रहे हैं। इस तरह की चीजें हमारे यहाँ हैं जिसको हम सिर्फ देखते हैं और देख करके हम कभी कभी खुश भी हो जाते हैं, लेकिन हम उसके आगे नहीं जाते कि ये क्या है वो चीज जिससे कि एक अजंता अलोरा जैसी चीज भारत में बनी है। इसके पीछे किस तरह के लोग रहे होंगे। अंग्रेजों को, यूरोपियंस को ये बातों पे उनका ध्यान जाता है कि ये किस तरह के लोग हैं, और वो क्योंकि ये ठीक से पकड़ नहीं पाते, उनको लगता है यहां कुछ बात तो बहुत जरूर कुछ है ऐसी। आपको एक और मुझे अभी अभी ध्यान आया तो और एक बात पे इशारा करता हूं। खाने के मामले में भी हमारा राजा भी खिचड़ी खाता है, और खिचड़ी के साथ घी लेकर खिचड़ी खाता है बड़े चाव से। और हमारे यहाँ का जो बिल्कुल साधारण आदमी है उसके घर में भी खिचड़ी बनती है, और वो भी कभी कभी घी डालता है उसमें। तो उसको ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि यहाँ का सबसे साधारण आदमी झोपड़ी में बैठा हुआ और यहाँ का राजा एक ही प्रकार का भोजन कर लेता है। हमारे यहाँ तो ये संभव ही नहीं है। इंग्लैंड में, फ्रांस में, इटली में ये जो बात है कि भारत एक समृद्ध देश, भारत में बहुत ऊंचा ज्ञान, भारत में बहुत ऊंचा उत्पादन, उसकी क्वालिटी में बहुत ऊंची तरह की क्वालिटी एक तरफ, और यहाँ के बड़े लोग, यहाँ के कारीगर, यहाँ के ज्ञानी लोग, यहाँ के राजा, सब साथ उनका रहन सहन और यहाँ के साधारण का रहन सहन में ज्यादा फर्क ना होना, उनके बीच में संवाद होना और यूरोप में ऐसा ना होना, ये बात उनको खटकती है इस सेंस में कि ये मामला क्या है, यहाँ की चलती कैसे है, ये होता कैसे है। और ये उनका ये जो कौतूहल है, ये जो जिज्ञासा है, ये लगातार बनी हुई है। 16वीं शताब्दी से लेकर के भारत की आजादी तक ये बना हुआ है। इसके बीच में आपको एक और छोटा सा आंकड़ा देना चाहता हूं ताकि आप इस बात से आप जोड़ लें। 1750 जब अंग्रेज यहां आए हैं, उसके ठीक पहले आए तो पहले से हैं, लेकिन 1757 में हम एक कट ऑफ पॉइंट मानते हैं कि भाई पलासी का युद्ध हुआ और अंग्रेज उसमें जीत गए और उसके बाद उनका भारत में राज्य शुरू हो गया। उसके ठीक पहले 1750 का एक आंकड़ा है जो हमारा नहीं है, ये वेस्टर्न इकोनॉमिक हिस्टोरियंस का आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं। उनके अनुसार 1750 में भारत दुनिया का 1/3 उत्पादन करता है। यानी दुनिया में अगर 100 रुपए का उत्पादन हो रहा है, और ये मैं गैर कृषि उत्पाद की बात कर रहा हूं, कृषि को छोड़ करके बात कर रहा हूं, इसमें लोहा, तांबा, सब कुछ, ये सब कपड़ा, कॉटन एंड सिल्क, ये सब लेकर के जितना भी जिसको आप इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस कहते हैं आज के दिन, ये औद्योगिक उत्पादन हमारे देश का जो है, अगर दुनिया में 100 रुपए का माल बन रहा है तो भारतवर्ष में 33 रुपए का माल बन रहा है। चीन में
₹40 का माल बन रहा है। हम और चीन, ये 2 देश मिलकर के करीब 73% उत्पादन कर रहे हैं। दुनिया में ₹100 का उत्पादन, भारत और चीन मिला के ₹73 का उत्पादन, और उसमें भारत का हिस्सा ₹33 का। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। इस तरह की समृद्धि इस देश में है। और ये उत्पादन कौन कर रहा है? ये टाटा, बिरला, अंबानी जैसे लोग नहीं कर रहे। कोई फैक्ट्रियां नहीं है इस देश में। ये उत्पादन हमारा कारीगर समाज कर रहा है। हमारे जुलाहे, हमारे लोहार, हमारे जो विभिन्न जातियां हैं, जो कारीगर जातियां हैं, जिनको आज के दिन आप शूद्र और अतिशूद्र के नाम से हमको कहते हैं, दलित कहते हैं, शूद्र कहते हैं, बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, इन्हीं समाज से वो जातियां आती हैं जो ये उत्पादन कर रही हैं। ये किसी साहूकार के अंदर उनके नौकरी में रहकर ये उत्पादन नहीं हो रहा है। ये सारे के सारे कारीगर स्वतंत्र रूप से उत्पादन कर रहे हैं, यानी ये खुद के मालिक हैं। ये किसी के नौकर नहीं है। इस बात को भी हमको जरा जोड़ के देखना चाहिए कि एक ऐसा देश है भारत, जहां पे कारीगर समाज, कुम्हार है, लुहार है, बढ़ई है, जुलाहा है, धागे बनाने के चरखे में कतली से धागा बनाने का काम बड़े पैमाने पे हो रहा है। ऊन भी, कॉटन भी, सिल्क भी, ये सब हमारे साधारण लोग हैं। और अधिकतर ये लोग उन जातियों से हैं जिनको आज हम बैकवर्ड, शूद्र, दलित जातियां कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा ये कि ये कोई राजा, किसी साहूकार के अंदर उनके यहाँ नौकरी करते नहीं है। ये खुद अपने घर पे बैठ के अपना चरखा चलाते हैं, अपना हैंडलूम चलाते हैं, अपना लोहा का उत्पादन करते हैं। घर ही फैक्ट्री है। फैक्ट्री और घर दूर नहीं है, घर पे उत्पादन हो रहा है। ऐसी व्यवस्था है यहाँ पे। तो ये प्रश्न यहाँ पे हमारे दिमाग में उठना चाहिए, हमको उत्तर मिले या ना मिले, कि जिस समाज में इतना बड़ा उत्पादन हो रहा है, दुनिया का 33% उत्पादन हो रहा है, और वो उत्पादन करता खुद के मालिक हैं, और वो जिनको हम शूद्र और अतिशूद्र जातियां कहते हैं, उन जातियों से हैं, तो इन जातियों की वो हालत कैसे हो सकती है जो हमको आज बताई जाती है कि इनका हजारों सालों से शोषण होता रहा है। ये बात हमको सोचने की है। हाँ ना अभी मत करिए, सिर्फ सोचिए कि कहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। हमारे अंदर कुछ ऐसा कीड़ा डाल दिया गया है जिससे हमको अपने ही विगत को हम कुछ और चश्मे से देखने लगे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? तो मैं पुनः उसी बात पे, मेरी मेन बात पे लौटता हूं कि ये बहुत समृद्ध देश है, बहुत खुशहाल इस मायने में है कि यहां पे अमीर और गरीब के बीच में बहुत बड़ा फासला नहीं है। 33% उत्पादन करता खुद के मालिक हैं, और ये उन जातियों से हैं जिनको हम शूद्र और अतिशूद्र कहते हैं। तो हमारे यहाँ का बड़ा आदमी और हमारे यहाँ का साधारण आदमी के बीच की लाइफस्टाइल में बहुत फर्क नहीं है, बहुत बड़ा फासला नहीं है। एक और आंकड़ा इसी संदर्भ में आपको देता हूं। यह आंकड़ा है 18वीं शताब्दी के आखिर का। आज भी वो जिला है, दक्षिण का एक जिला है चिंगलपेट। ये ट्रैवनकोर राज्य के अंदर आता था। चिंगलपेट जिले में अंग्रेजों ने एक सर्वे कराया 18वीं शताब्दी के आखिर में, और वो सर्वे ये कराया कि यहाँ का पूरे डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने 3 हिस्सों में लोगों को बांटा: हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप एंड लो इनकम ग्रुप। और उन्होंने ये चेष्टा किया कि भाई कितने लोग किस इनकम ग्रुप में हैं। अब ये इनकम क्या होती है? हमारे यहाँ इनकम का तो पता करना बहुत मुश्किल था, और वैसे भी ये देश जो था, अब नहीं है, पर ये देश जो था, ये आय प्रधान देश कभी भी नहीं रहा, ये व्यय प्रधान देश रहा है।
यानी हमारे यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी, सामाजिक व्यवस्थाएं, वो हमेशा ही व्यय को सुनिश्चित करती रही हैं कि आपके यहाँ पर्टिकुलर कोई फंक्शन होगा, मान लीजिए बच्चा हुआ सब आपके घर में, तो आप उस बच्चे के जन्म के संस्कारों के समय किस किस समुदाय के लोगों को क्या क्या देंगे और कौन कौन से समुदाय के लोग आपको क्या क्या देंगे, ये सुनिश्चित है, इसकी एक व्यवस्था है। ऐसे ही विवाह के समय, ऐसे ही मृत्यु के समय, ये जो 16 संस्कार होते हैं, ये प्रत्येक संस्कार में आपको क्या देना है विभिन्न समुदाय के लोगों को, और विभिन्न समुदाय के लोग आपको क्या क्या देंगे या आपके लिए क्या क्या करेंगे, इसकी पूरी व्यवस्था है। ये ताना बाना पूरा बना हुआ है। तो हमारे यहाँ देने की परंपरा है, आय की के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फसिस नहीं है। ये देने वाले में हम लोगों ने अंग्रेजों ने जब ये सर्वे किया है चिंगलपेट में, तो उन्होंने ये 36 या 32 आइटम्स उन्होंने सुनिश्चित किए, जिसमें चावल है, गेहूं है, जिसमें श्रृंगार की भी वस्तुएं हैं, है ना, जैसे बिंदी है, काजल है, ये भी, और पान है, सुपारी है, ये वस्त्र है। इस तरह की एक जो डेली कंजम्पशन के आइटम्स उन्होंने चिन्हित किए 36, और उन्होंने ये चेष्टा की कि भाई ये 36 आइटम जो हर परिवार यूज करता है, उसका कंजम्पशन साल में हाई इनकम ग्रुप वाले कितना करते हैं, मिडिल इनकम वाले कितना करते हैं, और लो इनकम वाले कितना करते हैं। उसकी क्वालिटी को भी ध्यान में रखा गया। फॉर इंस्टेंस, कि हो सकता है कि उच्च आय वाले लोग जो कपड़ा पहनते हैं, वो कपड़ा थोड़ा महीन क्वालिटी का हो, थोड़ा सुपीरियर क्वालिटी बोल सकते हैं, वो वाला हो, और जो बिल्कुल लो इनकम वाला है वो भी कपड़ा कंज्यूम करता है, लेकिन हो सकता है वो थोड़ा मोटे किस्म का हो। ये सब बातों का ध्यान में रख करके उन्होंने हाई इनकम ग्रुप की ये निकाला कि हाई इनकम ग्रुप साल भर में कितना कंज्यूम करता है, सभी ये 36 आइटम, उसी तरह मिडिल, उसी तरह लो। और उसका रिजल्ट ये आया कि अगर आप हाई इनकम ग्रुप का ये आंकड़ा है कि हाई इनकम ग्रुप साल भर में 20 रुपया कुछ आना कुछ पाई खर्च करता है, यानी व्यय करता है, और जो लो इनकम वाला ग्रुप है वो 9 रुपए कुछ आना कुछ पाए कंज्यूम करता है, और जो मिडिल इनकम ग्रुप है वो 14 रुपया कुछ आना कुछ पाई खर्च करता है। आप अगर लो इनकम ग्रुप यानी 9 रुपया कुछ आना कुछ पाई को हाई इनकम ग्रुप का 20 रुपया कुछ आना कुछ पाई में भाग देंगे, मैंने दिया था उस समय, तो ये करीब करीब 2.3:1 का रेशियो आता है। यानी अगर हाई इनकम ग्रुप 2.3 खर्च करता है, तो लो इनकम ग्रुप 1 रुपया खर्च करता है। ये बहुत बड़ा फासला नहीं है। आज के दिन आप उसी चिंगलपेट में जाकर के ये सर्वे करें, तो हाई इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप के बीच में आपको 1:50, 1:60, 1:40 से कम का रेशियो नहीं मिलेगा। उस समय 1:2.3 का रेशियो है। ये भी बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है, जो हमको अपने विगत के बारे में अगर हम तस्वीर बनाते हैं तो हमको बनाने में सहायक होगी, दिमाग खोल के अगर हम बनाएं तो। इसी से जुड़ी एक और बात है, तो ये जो चिंगलपेट के डेटा को अगर हम देखते हैं, तो एक भारत के समाज की एक बिल्कुल अलग प्रकार की तस्वीर निकलती है, जो आज दुनिया के किसी भी इलाके में जिससे मैच नहीं है। दो बातें मुख्य रूप से, एक कि बहुत अमीर और जिसको गरीब हम अगर कहें, या ऊंचे तबके और नीचे वाले तबके आर्थिक दृष्टि से, उनके बीच के कंजम्पशन पैटर्न्स, उनकी लाइफस्टाइल्स का इससे पता चलता है बहुत बड़ा फर्क नहीं है। आज जितना फर्क दिखाई देता है, सिर्फ भारत में नहीं दुनिया भर में, उससे बहुत अलग है। और ये यूरोपियन ट्रैवलर्स को भी दिखाई दिया होगा कि उनके यहाँ का समाज और यहाँ के समाज में बहुत फर्क है। दूसरा कि सबसे ज्यादा लोग तथाकथित मध्यम आय वर्ग के लोग हैं यहाँ भारत में, और सबसे कम लोग हैं वो निम्न आय वर्ग के लोग हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है।
मैं ये इसलिए ला रहा हूं कि भारत का समाज, उस समय का भारत का समाज, 18वीं शताब्दी का भारत का समाज भी इतने प्रताड़ना सहने के बाद भी भारत का 18वीं शताब्दी का समाज एक गजब का समाज है, जहां अमीर और गरीबों के बीच का फासला ज्यादा नहीं है। सब उत्पादनकर्ता, जिसको आज हम निम्न जातियां, दलित जातियां, बैकवर्ड जातियां कहते हैं, उन जातियों से आया हुआ समाज है, वो खुद का मालिक है। तो ये जो चीज है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है अपने विगत के बारे में। एक अगर हमें एक तस्वीर बनानी हो तो उसमें ये बहुत सहायक होती है, इस तरह की चीजें। मैं इसलिए भी ये कह रहा हूं कि यूरोप के लोगों को, पश्चिम के लोगों को भी कहीं ना कहीं ये दिखाई दिया होगा, और ये दिखाई जब दिया होगा तो वो इसको अपने समाज से जोड़ करके नहीं देख पाए। उनका समाज बहुत अलग तरह का समाज है, यहाँ का समाज बहुत अलग तरह का समाज है। और ये समाज जो होता है, ये व्यवस्थाओं पर टिकी हुई चीज होती है। समाज कोई हवा में नहीं होता। समाज जब हम कहते हैं तो समाज में कुछ व्यवस्थाएं होती है, सामाजिक व्यवस्थाएं होती है, और उन व्यवस्थाओं पे समाज टिका होता है। आज तो समाज समाप्त हो गए प्राय, कहीं समाज रहे नहीं, नाम है, हम बोलते भी हैं, लेकिन वो समाज नहीं है जो भारत में जिसको समाज कहा जाता है। समाज वो होता है जहाँ पे उस समाज के लोग किसी भी जाति के हों, उनका रहन सहन करीब करीब एक तरह, उनके रीति रिवाज करीब करीब एक तरह के, उनकी मान्यताएं करीब करीब एक तरह की, बिल्कुल एक तरह की नहीं पर करीब करीब एक तरह की। वो एक दूसरे को समझने वाले लोग होते हैं, और उनके यहाँ उत्पादन, जिन चीजों को मनुष्य को अपने जीवन को चलाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है, उन चीजों का वो लोग उत्पादन कर लेते हैं, और इस प्रकार से वो आत्मनिर्भर, लगभग आत्मनिर्भर होते हैं। इसको समाज कहा जाता है। ये आज करीब करीब नदारद है। इस पर हम कभी और बात कर सकते हैं कि ये जो हुआ है उससे हम ज्यादा ताकतवर हुए हैं, शक्तिवान हुए हैं, या हमने शक्ति खोई है। तो ये एक भारत की एक बिल्कुल अलग प्रकार की तस्वीर उनको दिखाई दी होगी, और इस तस्वीर और उसमें एक शक्ति दिखाई दी होगी, और इस बात से वो परेशान भी हुए होंगे कि ये दिख तो रहा है जो कुछ, लेकिन उसकी जड़ें नहीं दिखाई दे रही है। और मेरा ये मानना है कि ये जो उनकी जिज्ञासा, उनका कौतूहल, और यहाँ की शक्ति का स्रोत के प्रति उनकी एक पहचानने की इच्छा, प्रबल इच्छा, वो लगातार रही है 1947 तक, जब हम आजाद नहीं हो गए। और इसी वजह से रूजवेल्ट अमरीकी राजदूत को ये कहते हैं कि तुम भारत को कब आजाद करोगे तो तुम्हारा मसला है, बट मेक श्योर दैट इंडिया स्टेज इन द वेस्टर्न ऑर्बिट। क्योंकि अगर हिंदुस्तान अपने हिसाब से चलने लगा जैसा कि आज से 200-250 साल पहले चलता था, तो संभव है कि वो वेस्ट को एक बड़ी चुनौती दे दे। ये चुनौती उन्हें स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वो तो दुनिया को चला रहे हैं। पिछले कई 100 सालों से दुनिया को वो चला रहे हैं, उनके हिसाब से दुनिया चल रही है। और ये जो बड़ा परिवर्तन 40 के दूसरे महायुद्ध के बाद दुनिया में हो रहा है, उसमें, उस परिवर्तन में डायरेक्ट रूल पॉसिबल नहीं है, डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन पॉसिबल नहीं है। ये बात उनको समझ में आ गई। इसी प्रोसेस में जो शक्ति के स्रोत इंग्लैंड से शिफ्ट होकर अमेरिका की तरफ आ रहे हैं, और अमेरिका का शासन करने का, एक्सप्लॉयटेशन का तरीका कुछ और प्रकार का होगा, जिसमें तंत्र महत्वपूर्ण होगा, जिसमें सिस्टम महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें इंस्टीट्यूशन महत्वपूर्ण होंगी, जिसमें विचार महत्वपूर्ण होंगे। विचार से, इंस्टीट्यूशन से और व्यवस्था से पूरी दुनिया को एक्सप्लॉइट किया जाएगा। ये बात उन्होंने समझ ली है, और इस ओर वो प्रयासरत हैं। इस बात को
मुझे लगता है अभी तक हम समझ नहीं पाए। और इसको आज अगर हम सोचें, क्योंकि मुझे ये बात लगती है, बिल्कुल बिल्कुल लगती है कि मोदी जी के सत्ता में आने के बाद, मैं मोदी जी की वजह से नहीं बोलूंगा, लेकिन मोदी जी के सत्ता के बाद आने के बाद एक बड़ा परिवर्तन हम जैसे लोग जो किसी राजनीतिक गुट से जुड़े हुए नहीं हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं जो हो रहा है उसको तटस्थ भाव से, तो हम जैसे लोगों को ये लगता है कि 2014 एक निर्णायक तिथि है जहां से भारत में एक बड़ा परिवर्तन होने लगा है। ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये हमको पता चलेगा 10-20 साल के बाद, लेकिन बहुत बड़ा एक परिवर्तन हो रहा है। और ये परिवर्तन जो हो रहा है ये वेस्ट को सूट नहीं कर रहा है, उनके लायक ये परिवर्तन नहीं हो रहा है। और ये जो बात है इससे बहुत चीजें जुड़ती है। ये जो वेस्ट को सूट नहीं कर रहा है जो कुछ हो रहा है, और ये सिर्फ राजनीतिक दायरे में ही हो रहा हो ऐसा नहीं है, ये लोगों के दिमाग में, लोगों के सोचने के तरीके में, लोगों के परसेप्शन में, लोगों की सेल्फ इमेज में, लोगों के अपने विगत को देखने की तरीके में ये परिवर्तन हो रहा है। एक नई स्पेस खुल रही है दिमाग में भी और दिमाग के बाहर भी, जिसमें लोग थोड़े से तमाम दिक्कतों और तमाम चीजें हो रही हैं जिस पे हम थोड़े बाद में आएंगे, उसके बावजूद एक तरह की घुटन से मुक्ति का एहसास यहां के बहुजन समाज को हो रहा है। और यहां के एक तरह के बौद्धिक वर्ग जो पूरी तरह से मैकॉलियन प्रभाव के घेरे में नहीं आया, पूरी तरह से नहीं आया, आंशिक रूप से आया होगा, पूरी तरह से नहीं आया, वो उस वर्ग में एक तरह की हिम्मत आई है। इस बात पर मैं विस्तार से बात करूंगा, लेकिन अभी मैं यहीं पे इस बात को छोड़ता हूं और मैं ये सारी चीजों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। ये जो यहाँ पे 1498 या 1492 से लेकर के और आजादी मिलने तक जो हुआ वो क्या हुआ, उसमें थोड़ा सा और उसको विस्तार देता हूं। अभी ये बात हुई कि यहाँ का समाज एक समृद्ध चलित समाज है, पर इसमें एक और थोड़ा पीड़ादायक बात है, उस पे मैं अब आता हूं कि वो कैसे मेरे दिमाग में आया। जब मैं यहाँ के लोगों को देखता हूं, अपने लोगों को देखता हूं, और उनमें दुनिया भर की कमियां मुझे दिखाई देती हैं। जैसे भारत का आदमी, साधारण आदमी, खास करके यहाँ का पढ़ा लिखा वर्ग, उसमें एक दोगलापन है, उसमें हिपोक्रेसी है। वो मुंह के सामने एक तरह की बात करता है, पीछे से दूसरी बात करता है। उसमें जिम्मेदारी की कमी है, वो हमेशा पतली गली से निकलने का प्रयास करता है। वो टोटली मटीरियलिस्टिक हो गया है, उसमें बदतमीजी घुस गई है उसके अंदर, उसमें शालीनता रही नहीं, तमीज रही नहीं, और वो डरपोक है। वो ऊपर से कितनी भी अकड़ दिखाए लेकिन बाहर अंदर से वो डरपोक है। वो अपनी बात को खुल करके बोलने में झिझकता है, वो भ्रष्ट है। ये भी एक चीज है जिसको हमको सीधे सीधे देखने की जरूरत है। जब मैं इसको देखता हूं और जब मैं अपने विगत को देखता हूं और अंग्रेजों के वो दस्तावेज और यूरोपियन के वो दस्तावेज देखता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ का आदमी झूठ नहीं बोलता, यहाँ का आदमी चोरी नहीं करता, यहाँ का आदमी मददगार है, तो मैं इसको दोनों को मिला ही नहीं सकता, मैं दोनों को साथ साथ नहीं बैठा पाता। और फिर मेरा ध्यान जाता है गांधी जी पे भी, क्योंकि गांधी जी ने एक बार नहीं, कई बार 1916 से अगर आप उनका साहित्य उठा के देखें, वांग्मय, 1916 या उससे भी पहले से लेके 20, 22, 24 तक उनके अगर आप
लेख देखें, उनकी चिट्ठियां देखें, तो उसमें वो कई बार, एक बार नहीं कई बार बोलते हैं कि भारत का पढ़ा लिखा आदमी डरपोक है और यहाँ का हिंदू यहाँ के मुसलमान से ज्यादा डरपोक है। ये गांधी कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि हम नकलची हो गए हैं। तो मैं ये दोनों बातों के, क्योंकि ये हमारी आत्मा में लगे हुए घाव हैं, ये हमें विकृत कर रहे हैं, इस पर मैं थोड़ी बात करता हूं। अब हिंसा सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं होती, यानी किसी ने आपको मार दिया, काट दिया, आपके शरीर पे कोई घाव लगा दिया, इस तरह की जो हिंसा होती है, इसके घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं। 2 दिन में, 4 दिन में, 1 साल में, 2 साल में ये घाव भर जाते हैं। कितनी बड़ी से बड़ी हिंसा हो जाती है, वो शारीरिक घाव भर जाते। लेकिन जो मन के घाव होते हैं, किसी ने आपका अपमान किया, उसका जो घाव होता है, इसको भरने में बहुत समय लगते हैं। किसी ने आपसे गलत बात की, इसके घाव भरने में बहुत टाइम लगता है। किसी ने आपको नीचा दिखाया, उसके घाव भरने में बहुत टाइम लगता है। बचपन में किसी ने आपको खूब डराया, आप कल्पना कीजिए कि आप किसी अनाथालय में आपका बचपन गुजरा और आप एक भयभीत वातावरण में हमेशा रहे, तो आप जब बड़े होंगे, क्या ये घाव, ये डर आपकी पर्सनालिटी को, आपके स्वभाव में कोई विकृति नहीं लाएगा? निश्चित ही तौर पे लाएगा। तो मैं अब ये बात कहना चाहता हूं कि इस देश में हजारों सालों से जो इस्लामिक युग के दौरान भारत के लोगों में, खासकर हिंदुओं में और मुसलमानों में भी, क्योंकि हिंदू ही मुसलमान बने, ये जो पूरा हमारा पसमंदा समाज है, मुसलमानों में जिसको पसमंदा कहा जाता है, ये तो हमारे ही लोग थे। ये हिंदू ही थे जिनको डरा के, मार के, हिंसा के बल पे इनको परिवर्तित किया गया, हिंदू से मुसलमान बने ज्यादातर। कुछ लोग अपने आप भी बने होंगे देखा देखी, लेकिन ज्यादातर डर के मारे बने। ये जो डर था, ये इस्लामिक युग का एक बहुत बड़ा, इससे उन्होंने राज किया। इस्लामिक युग के दौरान आपके मंदिर तोड़े गए, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप दक्षिण भारत और उत्तर भारत के में कंपेयर करें तो आप पाते हैं कि दक्षिण भारत में अभी भी इतने सुंदर सुंदर विशालकाय खूबसूरत मंदिर, एक दो नहीं, सैकड़ों की तादाद में है। उनका शिल्प देख के तबीयत हम लोगों की खुश होती है। उनमें कई कई चीजें ऐसी जो आज तक हमको समझ में नहीं आती कि ये कैसे हुआ होगा संभव। और उत्तर भारत में एक भी मंदिर नहीं, एक भी बड़ा मंदिर नहीं। ये कैसे संभव है? इस पे हमारा ध्यान जाना चाहिए। हमारी किताबें कुछ नहीं कहती होंगी, लेकिन हमारा ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि किताबों पे पूरा विश्वास नहीं किया जाए। हम अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को के थ्रू हमको देखना और समझने की जरूरत है इस देश में, क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़े बड़े अन्याय हुए। हमारी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर दिया गया है, हमारे इतिहास को तो गायब ही कर दिया गया है। देखते रहिए इंडियन अफेयर्स, बिकॉज इंडिया मैटर्स। अगली बार मिलते हैं मसूरी संवाद में फिर एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।